जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का आधुनिक इतिहास। ठीक है। आधुनिक इतिहास में हम करेंगे मराठा काल का एमसीक्यू, क्योंकि समय कम होने की वजह से थ्योरी क्लासेस में आने में समय लग रहा है। इसलिए हमने ये विचार किया है कि पूरे छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन को, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, या जनजाति हो, या फिर कला संस्कृति हो, जो भी हो, वो पूरा अब एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा। अब एमसीक्यू वही होगा जो पिछला क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 4 साल, 5 साल, 10 साल में, जो भी है वही पुराना क्वेश्चन को ही हम उठाकर आपको बताएंगे। साथ में जहां आवश्यक होगा उसका जरूर डिटेलिंग किया जाएगा। उसको छोड़ा नहीं जाएगा कि ये क्वेश्चन दूसरा है या फिर अन्य है ना। उस क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसको हम केवल अब एमसीक्यू के फॉर्म में आपको बताएंगे। ठीक है, एमसीक्यू के फॉर्म में बताएंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब मत कीजिएगा। वीडियो देख लीजिएगा, पसंद है तो उसके बाद सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नागपुर के राजा रघुजी भोसले के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया। ठीक है। दूसरा है अपना, रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया। ठीक है, मराठों से युद्ध किया। तीसरा लिया गया है टॉपिक, या फिर तीसरा जो कहा गया है अंक, उसमें कहा गया है कि रतनपुर का राजा युद्ध करते हुए मारा गया। अब इसमें आपको बताना है कि सही कौन सा है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि इसमें सही कौन सा है। सबसे पहले जो गलत है वो तो साफ दिख रहा है, क्योंकि जो राजा थे, ठीक है, उस समय राजा कौन थे, तो रघुनाथ सिंह थे। रघुनाथ सिंह। ठीक है। ये कौन सा वंश चल रहा था, तो ये कलचुरी चल रहा था। और ये अंतिम शासक थे रतनपुर के। अंतिम ना बोल के, जिस समय भास्कर पंत ने आक्रमण किया उस समय ये रघुनाथ सिंह जो है वहां के शासक थे। रघुनाथ सिंह जो है उस समय अपने उनके इकलौते पुत्र है ना, इकलौते पुत्र के मृत्यु के गम में डूबे हुए थे। साल भर से राजपाट करना छोड़ दिए थे। इसलिए उन्होंने जब भास्कर पंत ने जब आक्रमण किया उस समय उन्होंने उनसे युद्ध नहीं किया था। ठीक है। तो पहला बात तो मारा तो गया नहीं था, क्योंकि उसके बाद ना, युद्ध के बाद भी यदि आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो युद्ध बोलता हूँ समर्पण के बाद रघुनाथ सिंह को कुछ कार्यभार सौंपकर सामंत के रूप में भास्कर पंत चले गए थे। तो तीसरा जो पॉइंट लिखा है कि रतनपुर का राज्य युद्ध करते मारा गया, तो गलत हो गया। अब देखिए तीन जहां जहां लिखा है वो पूरा गलत हो जाएगा, है ना। तीन जहां जहां लिखा है वहां ये पूरा गलत हो जाएगा। तो तीन ऑप्शन कहाँ कहाँ लिखा है, तीन हमारा यहाँ लिखा है। ठीक है। और तीन और कहाँ लिखा है, तीन यहाँ भी लिखा है, एक दो, और तीन यहाँ भी लिखा है। ठीक है। और कहीं पे तीन लिखा है क्या, नहीं। तो हमने क्या किया, पांच ऑप्शन में से दो को तो छाड़ दिया इसी। अब पढ़ते हैं, रतनपुर राज्य की सेना मराठों से युद्ध की, तो उन्होंने युद्ध नहीं किया था, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। छोटा मोटा बचाव किया था, जिसको हम युद्ध नहीं कह सकते। वो नाम मात्र का था, जैसे कोई मारता है तो थोड़ा बहुत बचाव करते हैं ना, वैसी वाला हुआ था। बाकी कोई युद्ध नहीं हुआ था। युद्ध मतलब बड़ा भीषण या फिर मार काट नहीं हुआ था। छोटे मोटे एक दो सैनिक मरे होंगे, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये जो दो भी गलत हो गया। अब जहां दो होगा उसको भी हमको काटना पड़ेगा, ये दो को हमने काट दिया। बचा क्या हमारे पास, ई। केवल एक सही है। देखिए, यदि आपको कौन सही है ये नहीं पता है, या फिर कौन गलत है ये पता है, तो आप आराम से ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हैं। बाकी इसमें अगर करना है डिटेलिंग तो देख लीजिए। ये जो भास्कर पंत थे, जो रघु जी कहाँ के थे, नागपुर के, उसके सेनापति थे। ये बंगाल जा रहे थे लूटने को। छत्तीसगढ़ में गलती से नहीं, मोहन सिंह के भड़कावे में आकर उन्होंने रायपुर को छोड़कर रतनपुर पर आक्रमण किया पैसे के लिए। ठीक है। इतना डिटेलिंग इसमें काफी है, बाकी हम आगे देखेंगे। मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था, तो मराठों ने किस वर्ष आक्रमण किया था, तो 1741 में आक्रमण किया था। मराठों ने छत्तीसगढ़ का उपभवन कब किया था, तो उपभवन का मतलब होता है कि वो कब आकर रहने लगे थे। ये हो गया 1758 में। ठीक है। इससे पहले क्या किया, जब मराठे ने छत्तीसगढ़ को जीत लिया तो क्या किया, तो ये जो रघुनाथ सिंह से, रघुनाथ
रघुनाथ सिंह को सामंत के रूप में, याद रखिएगा, इन्होंने रघुनाथ सिंह को मारा नहीं था, सामंत के रूप में कार्य करने के लिए छोड़ दिया। साथ में कल्याणगिरी गोसाई थे, कल्याणगिरी, कल्याणगिरी को इनका मतलब अपना प्रतिनिधि बनाकर छोड़ दिया, और दोनों आपस में मिलकर काम करते थे रतनपुर में। और 1758 में बिंबा जी का आगमन हुआ था। 1758 में छत्तीसगढ़ को मराठों द्वारा जीत लिया गया और खाली स्थान को शासक के रूप में नियुक्त किया गया। अभी मैंने बताया कि 1758 में बिंबा जी भोसले को, ठीक है, वीर नारायण आ नहीं सकता क्योंकि हमारे स्थानीय सबको पता है, अन्नम देव आ नहीं सकता, ये बस्तर वाले हैं, अजमेर भी हमारे बस्तर से संबंधित है, बचा कौन, बिंबा जी। ऐसे भी आप एलिमिनेट कर लीजिए। सूची एक को आपको दो से मिलाना है। तो छत्तीस बंगाल वाले जो, सॉरी बंगाल बोलता हूँ, मराठा ऐसे कौन से थे या जिन्होंने यहाँ पे राज्य किया या शासन किया। तो मुख्यतः जो हमारे 5 मराठे थे उन्होंने शासन किया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, फिर हम उसको मिला लेंगे। बिंबा जी पहले आए, है ना, मैं बिंबा लिख रहा हूँ। बिंबा कब तक रहे, तो ये थे हमारे 1758 से 1787 तक थे, ठीक है, 87 थे। उसके बाद आ गए चिमन जी। ये चिमन जी कौन थे, तो जो चिमन जी हैं वो बिंबा जी के गोद लिए हुए पुत्र थे, इनके भाई का पुत्र था, अर्थात ये इनके भतीजे थे। ये 1787 से एक साल 1788 तक मुश्किल से कर पाए। उसके बाद आ गया वेंको जी। वेंको जी आ गए। वेंको जी कब तक किए, 1788 से, ये लंबे समय तक किए, ये 1811 तक। ये वेंको जी कौन थे, तो इसी का भाई था, चिमड़न जी के भाई थे। उसके बाद आया परसो जी या पुरसो जी बोलते हैं इसको, ना, पुरसो जी बोलते हैं। ये आए, ये आए तो इन्होंने कितने साल किया, इन्होंने किया आपका, पुरसो जी कब तक किए, ये किए 1811 से लेके, ना, 1811 से लेके ये किए 1816 तक, लगभग 4-5 साल के। उसके बाद हमारे लास्ट में आ गए अप्पा साहब। इन्होंने अंग्रेज से कुछ संधियां कर ली और उसी के कारण जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो अंग्रेजों के प्रभाव में आ गया, अंग्रेजों के अधीन हो गया। ये हमने डेट लिख दिया, ठीक है, ये डेट लिख दिया, इस डेट को याद रखिएगा। बिंबा जी का क्या डेट था, तो 1758 से 1787 था। चिमन जी का 1787 से 88 था। वेंको जी का 88 से 1811। सबसे ज्यादा तो यही किए थे। अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया कि सबसे ज्यादा कार्यकाल किनका था, तो वेंको जी का था, हाँ, सबसे ज्यादा। और सबसे कम किसका था, तो चिमन जी का था, ले देखिए 1 साल, ठीक है, चिमन जी का सबसे कम था। अब देखिए आपको मिलाने के लिए कहा गया है कि मिलाना है, ठीक है। बिंबा जी का क्या था, 1758 से 87 था, तो ये 87 वाला मिल गया, ठीक है। इसके बाद आए कौन थे, इसके बाद हमारे चिमन जी आए थे मात्र 1 साल के लिए, 87 से 88। कहीं दिया है क्या, बिल्कुल दिया है, ये लिए, कौन थे, ये चिमन जी थे, ठीक है। उसके बाद कौन आए, वेंको जी आ गए। वेंको जी आए तो वेंको जी का कार्यकाल था 88 से 1811। सबसे ज्यादा वेंको जी ने किया है, ये हट जा। और अप्पा जी आए 16 से 18, ये 16 से 18। तो इस प्रकार आपसे इसका मिलान करना था। फिर से देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको हर बार और हमेशा लाइन से जमाने के लिए बोला जाएगा, सही जोड़ी मिलाओ के लिए बोला जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम में इस प्रकार से आपको फेर बदल करके इसको पूछ लिया जाएगा। 1758 से 87 बिंबा जी, यहीं से याद कर लीजिए, 58 से 87 बिंबा जी, 87 से 88 चिमन जी, वैंको का सबसे ज्यादा 88 से 11, ऐसे याद कीजिए, 88 से 11, पुरसो जी का 11 से 16 और अप्पा जी का 16 से 18। आगे चलते हैं, फिर से आगे देखिए, नागपुर के भोसला वंश के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति 1758 से 1811 तक शासक रहे। तो बिंबा जी का तो आपको पता है ना, बिंबा जी का पता है। देखिए अब सबसे अहम बात इसमें आ गया, इसमें लिख दिया गया है मधो जी, हमने अभी तक इसका नाम पढ़ा ही नहीं है, मधो जी का। तो एक जिसमें जिसमें उसको निपटा दीजिए पहले, बाय बाय ऑप्शन करना है, तो एक जहां जहां उसको निपटा दीजिए, एक ये निपट गया, ये निपट गया, और ये निपट गया, और ये निपट गया। आंसर क्या बच गया हमारा जी, बिंबा, चिमन जी और वेंको जी, ठीक है। बिंबा का कार्यकाल हमने क्या पढ़ा था, 1758 से 1787 बिंबा जी का था, ठीक है। चिमन जी का क्या था, ये था इनका 1787 से 88 था, ठीक है।
वेंको जी का सबसे ज्यादा था, 88 से 1811 था। ठीक है, तो कई बार आप बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं। मधु जी कभी भी नहीं आए थे, जबकि चिमन जी थे जो मधु जी की बेटे थे, और बिम्बा जी और मधु जी दोनों भाई थे। ठीक है, इतना यदि आप बाय ऑप्शन बनाना चाहेंगे तो बहुत जल्दी आपका आंसर बनने लग जाएगा। अगला प्रश्न है, मराठा शासक बिम्बाजी भोसले की पत्नी का नाम क्या था? बिम्बाजी भोसले के तीन पत्नियां थी। ठीक है, बिम्बाजी भोसले की तीन पत्नियां थी। मैं यहाँ नाम बता देता हूँ आपको, आनंदी, आनंदी, रमा, और एक और थी, आनंदी, रमा और उमाबाई। आनंदी, रमा और उमा। ठीक है, आनंदी और रमा और उमा। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं क्या क्या दिया? केवल आनंदी दिया गया, बाकी राधा नहीं था, वात्सला नहीं था, और ये बैजाबाई नहीं था। तो हमारा आंसर क्या हो गया? आनंदी बाई। आनंदी बाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों के समकालीन थे। आनंदी बाई जब जीवित थी तो उस समय कौन कौन मराठा शासक थे? तो स्वयं उसके पति जी थे, बिल्कुल सही है। उसके बाद और कौन थे? उसके बाद पति जी थे सब। ठीक है, उनके पति थे, चिमन जी थे, और वेंको जी थे। वेंको जी कब से कब तक थे? तो ये हमारे 1788 तक। क्या वेंको जी थे हमारे 88 से 11 तक ना, ये 88 से 11 तक थे। और इसी बीच आनंदी जी का डेथ हो गया था, तो परसों जी तक वो नहीं पहुंच पाई थी। 1758 में मराठा द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद छत्तीसगढ़ के शासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये सबको पता है, बाजीराव। कब से? मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाएगा, 1758 से 1787। अगला प्रश्न है, इस राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन था? फिर से कोई क्वेश्चन, बिम्बाजी। छत्तीसगढ़ में मराठा ने अपनी राजधानी स्थापित की रतनपुर में, खैरागढ़ में नहीं, रायगढ़ में नहीं, या ही रतनपुर में। रतनपुर उस समय कलचुरियों का ही राजधानी था। उसी में प्रथम जो हमारे बिम्बा जी थे उसी में कंटिन्यू किए, और उसी में उनका अंतिम भी हो गया, रतनपुर में। रतनपुर के राम मंदिर निर्मित कराने वाले मराठा शासक का नाम क्या था? तो वो थे हमारे बिम्बाजी भोसले। बिम्बाजी भोसले के द्वारा, बिम्बाजी भोसले के द्वारा रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण किया गया। साथ में यहाँ है ना, रतनपुर में राम टेकरी का भी निर्माण हुआ है। राम टेकरी का भी निर्माण हुआ है, और ये राम मंदिर तो लिखा ही है। ठीक है, राम टेकरी और राम मंदिर का निर्माण हुआ है। इसी राम टेकरी में, है ना, राम टेकरी में बिम्बाजी भोसले की एक प्रतिमा बनी हुई है, हाथ जोड़े हुए। ये कौन बनवाई है? तो ये इनकी पत्नी आनंदी बाई ने बनाई, इसकी मृत्यु के उपरांत। आनंदी बाई जी ने, ठीक है, आनंदी बाई जी ने अपने पति का एक मूर्ति बनवाई है राम टेकरी में, हाथ जोड़े हुए स्थिति में। इस राज्य की राजधानी में दूधाधारी मठ की स्थापना किसने किया? अब एक क्वेश्चन पूछने का क्या तर्क रहा होगा, क्योंकि मराठा से संबंधित है नहीं। वैसे इनका निर्माण किया गया था बलभद्र दास। क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है कि दूधाधारी मठ का जो जीर्णोद्धार है ना, जीर्णोद्धार है, वो किसके द्वारा कराया गया था? तो वो बिम्बा जी के द्वारा कराया, इसलिए इस क्वेश्चन को पूछा गया है। मोहम्मद खां तारन को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिम्बा जी भोसले ने एक किले के 5 स्थान दिए थे। उस किले का आपको नाम बताना है। ठीक है, उस किले का नाम बताना है। उस किले का नाम है मदनगढ़। ठीक है, उस किले का नाम है मदनगढ़। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इस राज्य के प्रथम मराठा शासक बिम्बाजी भोसले से संबंधित नहीं है? तो बिम्बा जी ने परगना पद्धति का शुभारंभ नहीं किया था, और ना ही सूबेदारी का शुभारंभ किया था। सूबेदारी का शुभारंभ किसने किया था? तो ये हमारे वेंको जी ने किया था। ठीक है, ये हमारे वेंको जी ने किया था। और परगना पद्धति कौन लाया था? तो ये विट्ठल जी लाए थे, विट्ठल दिनकर, विट्ठल जी लाए थे। लेकिन व्यापम में कुछ गड़बड़ी के कारण आंसर ले लिया गया था केवल सूबेदारी व्यवस्था को, जबकि ए और डी उसमें होना चाहिए था आंसर में। ठीक है, तो व्यापम कभी कभी
बदमाशी करता है। तो ये रतनपुर और रायपुर का एकीकरण उनके कार्यकाल में हो गया था, और रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण भी हो गया था। इनमें से किस भोसले शासक के शासनकाल में राज्य में सूबा व्यवस्था लागू की गई? सूबा व्यवस्था लागू की गई, सूबेदारी आ गया, तो किसके काल में आ गया था? वेंको जी के काल में। अब सूबेदारी व्यवस्था क्या है, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, बाकी आगे मैं आपको बता दूंगा। जैसे ये हमारा छत्तीसगढ़ है ना, ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, तो इस पर किसका अधिकार था? तो नागपुर के जो राजा थे ना, नागपुर के जो भोसला राजा थे, नागपुर के जो भोसला राजा थे, उन पर इन पर अधिकार था। उनको यहाँ आकर टैक्स वसूलना या शासन प्रशासन करना, ये उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन ये क्या किया वेंको जी ने क्या किया, ये स्वयं नहीं आया और किसी आदमी को इस पूरे छत्तीसगढ़ को ठेके में दे दिया कि आप ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा रखिए और हमको सालाना एक निश्चित रूप में टैक्स टकौली कर अब जो कहें वो हमको या ला के दीजिए, 1 लाख 2 लाख जो भी है। इसका मतलब कहा गया कि उसी व्यक्ति को जो इस छत्तीसगढ़ को ठेके में लिया था उसको कहा गया सूबेदार, है ना, उसी को सूबेदार कहा गया। तो वो किसका प्रतिनिधि होता था, या फिर उसको प्रतिनिधि ना बोलकर हम ये कहें कि वो छत्तीसगढ़ को सीधा ठेके पर लेता था कि मैं इतना पैसा राशि आपको टैक्स वसूल के सालाना दूंगा, मुझे छत्तीसगढ़ में शासन प्रशासन सैनिक असैनिक सभी कार्यवाही करने का अधिकार दिया जाए। तो सूबेदार ठेके प्रतिनिधि हो गया। जो ज्यादा बोली लगाता ऑक्शन में उसको ही सूबेदार बना दिया जाता कि आप जाओ छत्तीसगढ़ को लूट मचाओ, जो करना है करो, लेकिन हमको पैसा ला के दो। ये होता था सूबेदारी व्यवस्था, है ना, केवल पैसे की मांग थी वहां पे। बाकी छत्तीसगढ़ के शासन पर आपने कितना अच्छा व्यवहार किया कितना खराब व्यवहार किया, इससे नागपुर के राजा को कोई खास लेन देन नहीं रहता था। ठीक है, तो किसके कार्यकाल में आया था? वेंको जी के कार्यकाल में आया था सूबेदार। छत्तीसगढ़ के किस मराठा शासक ने सूबा व्यवस्था प्रारंभ किया? फिर से क्वेश्चन पूछ दिया गया, वेंको जी। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने सूबा सरकार शासन प्रणाली सूत्रपात किया? देखिए, मैं बार बार क्वेश्चन लगाया नहीं हूँ, इसको 3 से 4 बार पूछा गया है। मैं इसलिए लगाया हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। और हम इस जो सेशन चल रहा है ना मराठा काल का, उसमें 125 क्वेश्चन पूछने वाले हैं केवल मराठा शासन से। याद रखिए, 125 एमसीक्यू में आपका मराठा कहीं से भी नहीं छूटेगा। ठीक है, 125 प्लस क्वेश्चन हो सकते हैं मराठा काल से आपके। अभी तो हम कितने नंबर पाए? अभी तो ले दे के 10-20 नंबर आया होगा, है ना। 18 नंबर पेज चल रहा है, मतलब हम 18 क्वेश्चन ही फिलहाल कर पाए हैं। आगे हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली लागू थी? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के मराठा काल में क्या जमींदारी व्यवस्था थी? बिल्कुल नहीं थी। सामंती बिल्कुल नहीं था। स्थानीय शासन भी नहीं था। सूबा शासन था, है ना। सूबा शासन मतलब सूबेदार जो छत्तीसगढ़ को ठेके पे लेता था और अपना टैक्स वसूल के नागपुर के भोसला शासन को जाके देता था। जैसे अभी हम लगते हैं ना गांव में, किसी जो अमीर लोग हैं उसके खेत को किस में ले लेते हैं? ठेके पे ले लेते हैं, कट्टों में ले लेते हैं। रेखा अधिया जो भी आप लैंग्वेज यूज करें, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ को रेखा अधिया में दे दिया जाता था नागपुर के शासक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ का मराठा शासन एवं कार्य को सुमेलित करता है? तो भोसले जी ने क्या ऐसे कौन से कार्य कर लिए थे? तो भोसले जी द्वारा किया गया था छत्तीसगढ़ का अधिकार, छत्तीसगढ़ में सुबह मंदिर का निर्माण। तो भोसले जी के द्वारा किया था, बिम्बा जी द्वारा छत्तीसगढ़ में मंदिर निर्माण। वेंको जी ने क्या किया? तो वेंको जी ने सूबा शासन ला लिया, तो वेंको जी सूबा शासन ला लिए। चिमन जी ने क्या किया? भोसले ने क्या किया? ये सब आप देखते आइए। अप्पा साहब ने क्या किया? तो छत्तीसगढ़ राज्य की एक स्थापना, स्वतंत्र छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना। ठीक है, पुरुषा जी भोसले छत्तीसगढ़, देखिए आपकी अप्पा साहब में आ जाएगा छत्तीसगढ़ को अंग्रेजों को सौंपना, ई में हो गया। अब बचा हमारे पास परसो जी भोसले, है ना। तो परसो जी भोसले क्या काम किए थे? एक और बचा ना, चिमन जी भी बस है, चिमन जी भी बच गया। अभी मैं नीचे ऑप्शन नहीं दे पाया हूँ, नहीं तो मैं ऑप्शन आपको आराम से बता देता किसका आंसर कौन सा था। ठीक है, वास्तविक में हमको सही जोड़ी नहीं मिलाना था, इसलिए हमको आंसर नहीं मिल रहा है। हमको ये मिलाना था कि कौन सा कार्य सुमेलित है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसको सही सही जोड़ी मिलाने बैठ गए, इसमें सही जोड़ी नहीं मिलाना था।
सही जोड़ी न मिला के हम क्या करते हैं यहाँ पे, कौन सा कार्य किसका सुमेलित हो रहा है, बस हमको ये करना था। तो छत्तीसगढ़ भोसले छत्तीसगढ़ शासन का अधिकार, गलत है ये। ठीक है, वेंको जी ने सूबा शासन व्यवस्था किया, ये सही था। बाकी जो इसके सामने जो लिखे हैं वो सब गलत है, वो ये करना था, मैं इसको सही जोड़ी मिलाने के लिए बैठ गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस यूरोपीय यात्री ने मराठा शासनकाल का क्षेत्र का भ्रमण किया? इलियट, कोलब्रुक्स, सिडवेल, इगन्यू, रसबुक। तो ये था हमारा कोलब्रुक्स। ठीक है, कोलब्रुक्स आया था, इसके शासनकाल में आया था कोलब्रुक्स। तो देखिए हम कुछ कुछ यहाँ पे अब यहीं पे कर लेते हैं, है ना। ये पहले यूरोपीय यात्री क्या होते थे, पहले विदेशियों के जो लोग थे ना, अलग अलग राज्यों अलग अलग देशों में घूमते थे, वहाँ के लोग कल्चर कैसे रहने सहना था वो सब लिखते पढ़ते थे, है ना। उसी के द्वारा ये इतिहास को जाना गया है। तो ये कोलबुक्स किसके समय में आया था, तो कोलबुक्स आपके केशव नंद के समय आया था। अब देखते हैं किसके समय कौन आया था। हमारा एक सूबेदार था महिपत राव, महिपत राव। इनके शासनकाल में दो लोग आए। पहला था आपका फॉरेस्टर, है ना, फॉरेस्टर आया। फॉरेस्टर किस समय आया था, तो फॉरेस्टर आया था 1790 में। उसके बाद एक आया था मिस्टर लैंकी, ये लैंकी आया था, लैंकी आया था 1790 में, 1790 में दोनों आए। उसके बाद हमारे आए विट्ठल के समय में, विट्ठल के समय में कौन आया, तो विट्ठल के समय में आया था मिस्टर ब्लंट, मिस्टर ब्लंट। और जो कोलब्रुक्स है वो केशव के समय आए थे, केशव गोविंद कोलब्रुक्स आए थे। ठीक है, ये याद कैसे करेंगे, देखिए ये, है ना, याद कैसे करेंगे, तो एम और एफ तो याद कर लेंगे आप, एम के बाद एफ आता है, तो ये एम महिपत हो गया, और एफ आपका फॉरेस्टर हो गया। ठीक है, ये विट्ठल है और ये ब है, ब और ब का सेम साउंड है, तो ये आप विट्ठल से ब्लंट याद कर लीजिए। और केशव, यहाँ पे केशव, केशव और कोलब्रुक्स का दोनों है, तो ये ऐसे आप कुछ जमा के याद कर लेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। बचा एक लैंकी, वो आपको महिपत राव के साथ किसी भी प्रकार के लिंक करके आप याद कर लीजिए। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है। तो असत्य कथन कौन सा है इसका, मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर राज्य पर अधिकार कर लिया, ये 100% सही है। बिम्बाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा की व्यवस्था किया, ये गलत बात है भाई। ये तो वेंको जी ने किया था, किसने किया था, वेंको ने किया था, ये वेंको जी ने किया था। महिपत राव, विट्ठल पंडित आदि छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार थे, बिल्कुल सही है। नागपुर के राजा रघुजी तृतीय, मतलब मैं इसको हमेशा आर आर थ्री बोलता हूँ, छत्तीसगढ़ में जिलेदारी नियुक्त किया, ये भी सही है। लास्ट में पूरे मराठा शासन का अंतिम अंतिम में एक रघुजी तृतीय करके यहाँ के शासक बने, वो भी कभी नहीं आए छत्तीसगढ़। केवल एक बिम्बा जी को छोड़ के कोई भी छत्तीसगढ़ शासन करने नहीं आया। कोई सूबेदार नियुक्त करता था तो कोई जिलेदार, तो जिलेदार की नियुक्ति आर3 रघुनाथ रघुजी तृतीय ने किया था छत्तीसगढ़ को चलाने के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। गलत वाला निकालना है ना, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की बोली में प्रचलित छ अगर छ कोरी का अर्थ क्या होता है, ये पता ही नहीं क्वेश्चन इसमें कहाँ से डाल दिया गया। वैसे तो इसमें मराठा काल से कोई लेना देना इसका नहीं होना चाहिए। इसका मतलब होता है 126, आ गया तो देख लीजिए। छ कोरी, छ अगर का मतलब होता है छ अगर छ कोरी। वैसे अब देखा जाए ना तो एक कोरी में 20 रुपया होता है, एक कोरी में होता है 20 रुपया। और कितना कोरी दिया हमारे पास, 6 कोरी, ये हो गया 6 दूनी 12, 120 रुपया। ठीक है, अब बोला है छ आगर, आगर मतलब होता है अतिरिक्त, अतिरिक्त। तो इसमें 6 रुपया अतिरिक्त कर देंगे, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 126। इस प्रकार भी आप याद कर सकते हैं। कोरी में 20 होता है, याद रखिए, एक कोरी का मतलब होता है 20 रुपया, और 6 कोरी है तो 120 रुपया हो गया। छ आगर, छ आगर मतलब 6 अतिरिक्त है तो 120 में आप 6 जोड़ दीजिए, आ गया हमारा 120, 126। लेखक बाबू रेवाराम इस राज्य के किस काल से संबंधित थे, तो ये हमारे साथ कलचुरी काल से संबंधित थे। बाबू रेवाराम, मराठा दे के रखा, चलिए मराठा होगा। चाहे वंश में एक और दूसरा आ देता। बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी थे, तो बाबू जो रेवाराम है वो रतनपुर के निवासी थे। बिम्बाजी भोसले के प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी दीवान कौन था, तो वो था हमारा घोड़ो महादेव, घोड़ो महादेव। बिम्बा जी को बंटवारे में रतनपुर का राज्य मिला था।
बिम्बा जी रतनपुर में व्यवस्था के लिए नीलकंठ द्वारा करता था ना। पहले वो नीलकंठ के द्वारा करता था, नीलकंठ नीलकंठ के द्वारा करता था। लेकिन नीलकंठ के कार्य से खुशी ना होकर ना, उन्होंने क्या किया, घोड़ो महादेव की नियुक्ति की गई, और जो छत्तीसगढ़ को शासन प्रशासन देखता था, किसके आने से पहले, बिम्बा जी के छत्तीसगढ़ आने से पहले। अगला प्रश्न है, देखिए समय कितना हो गया, लगभग हमने 26 प्रश्न कर लिया है। 25 मिनट की क्लास हो चुकी है, तो अगला क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।